मेरा नाम पारस है। मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ और पेशे से कैंसर सर्जन हूँ। और यहाँ पे शगुन मैम की इनविटेशन पे मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। मेरे साथ डॉक्टर गुरप्रीत कौर है, मैडम एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन और माइक्रोवेस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है। सुमित हमारे मार्केटिंग के कोलीग हैं। शगुन मैम और खुशबू के साथ पिछली कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्या हम अपने अस्पताल से बाहर निकल के ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के अपने शहरियों के बीच आके बात कर सकते हैं। बात करनी इसलिए जरूरी है, जब तक हम किसी प्रॉब्लम को कोई नाम नहीं देते हैं, जब तक किसी दिक्कत को किसी नाम से नहीं पहचानते हैं और उस दिक्कत के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत जितनी बड़ी होती नहीं है उससे बड़ी बन जाती है। कुछ ऐसा ही कैंसर के साथ हुआ। हमारे पास मरीज ओपीडी में आते हैं तो कैंसर के बारे में बात करने से झिझकते हैं। जैसे किसी के घर परिवार में अगर ऐसी कोई बात हो जाए और हम उनको कुछ मशवरा भी देते हैं कि आप अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने पड़ोसियों में इसके बारे में बात करें, तो उनका स्टैंडर्ड सा जवाब होता है, नहीं डॉक्टर साहब, भैड़ी बीमारी है, यदि गल करने का की फायदा है, गल करने की निकलना है ना। वो बीमारी को सही नाम से भी नहीं बुलाते हैं, इतना घबराते हैं, बोलते हैं जी ये दूजी बीमारी है, भैड़ी बीमारी है। जब हम किसी दिक्कत के बारे में बात नहीं करते हैं तो अपने दिमाग में एक ख्याल पाल लेते हैं। वो ख्याल क्या होता है कि ये दिक्कत मुझे नहीं होगी, ये दिक्कत किसी पड़ोसी को होनी है, किसी और को होनी है, ये मेरे साथ नहीं होगा। और जब हम इस तरह के अपने मन में ख्याल पाल लेते हैं तो उसके बाद वो दिक्कतें एकदम राक्षस की तरह बड़ी हो जाती हैं। अच्छी बात है कि मैं और आप हम सब यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा कोई लेक्चर नहीं है कि मैं आपके साथ एक तरफ बात करता हूँ और आप सिर्फ मुझे सुनते रहें। अगर बीच में किसी को भी सवाल पूछना, आप अपना हाथ खड़ा करके मुझे रोक सकती हैं और आपके जहन में कोई भी सवाल है कैंसर से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। आपसे बात करने का मकसद है कि हम कैंसर के बारे में बात करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई भ्रांति है, कोई ऐसी बात है जो सच नहीं है पर आपके मन में घर कर गई है, तो शायद मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को भी अगर कोई सवाल पूछना, आपने बस अपना हाथ खड़ा करना है, मैं चुप हो जाऊंगा, आप अपना सवाल पूछिए, फिर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं कैंसर के बारे में शुरुआती तौर पे आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम कुछ कॉमन कैंसर, जो आम कैंसर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं बात करना चाहूंगा क्यों औरतों के साथ ये बात करना बहुत जरूरी है और क्यों ये बहुत फायदेमंद भी है। और फिर मैं चाहूंगा कि 4-5 सिंपल पॉइंट्स आप समझ के आज की मीटिंग से जा सकें। अभी आप देखिए, आप सब यहाँ पे एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए हो, ठीक है? तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, आप मेरी बात भी सुन सकते हैं। ऊपर वाले ने हमारा शरीर, बल्कि सारे मैमल्स, जितने भी जानवर, हम सबका शरीर इसकी जो रचना है वो इतनी कमाल की है कि सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। हमारे शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस तरह एक घर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक ईंट होती है, ठीक है? सारी ईंटें एक तरह की होंगी, मिस्त्री उसको अच्छे से लगाएगा तो एक अच्छा ढांचा खड़ा होता है। उसी तरह हमारे शरीर की जो ईंट है उसको बोला जाता है एक सेल। अब वो सेल एक डिसिप्लिन के तौर पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और शरीर का ढांचा क्रिएट होता है। अगर ये सेल आपस में एक दूसरे के से कम्युनिकेट सही ना करें, या कोई एक सेल इनडिसिप्लिन हो जाए या शरीर के कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो एक गांठ बन सकती है। जब हम कैंसर का जिक्र करते हैं तो जहन में क्या ख्याल आता है? एक गांठ या एक फोड़ा। तो वो गांठ या फोड़ा हमें उस जगह पे बड़ा ओपरा सा लगता है ना, कि जैसे वहां का है नहीं। और इस वजह से होता है कि वो सेल अब शरीर के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, अपने हिसाब से अपनी खुराक खींच रहा है, किसी और सेल की खुराक को उससे खो ले रहा है, और इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से वहां पे गांठ बन जाती है। तो अगर बड़े सिंपल भाषा में इसको समझे तो कैंसर एक ऐसा सेल है जो अब बॉडी के कंट्रोल से बाहर है, वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। अगर किसी भी मीटिंग में या स्कूल में अगर कोई बच्चा अपना मन मर्जी करे, तो ना तो वो क्लास चल सकती है, ना वो स्कूल चल सकती है, ना ही ये मीटिंग हो सकती है। उसी तरह अगर शरीर के अंदर कोई भी एक सेल अपनी मन मर्जी करे तो शरीर नहीं चल सकता। फोड़ा बनने की वजह से, गांठ बनने की वजह से जो शरीर में कहीं भी बन सकती है, एक तो वो अंग काम नहीं करेगा और उसके बाद क्योंकि वो फैल सकता है। आम भाषा में हमारे पेशेंट्स इसको मुझे किस तरह समझाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी कोई जड़ा तो नहीं फैल जाएगी। वो एक देसी तरीका है इस एक्सप्रेशन का कि बीमारी शुरू कहीं पे होती है और चली कहीं जाती है।
ये कैंसर सेल का एक और फीचर होता है। अनकंट्रोल होने की वजह से वो किसी भी तरह की रोक टोक, किसी भी तरीके की हमारी बॉडी का डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। अदरवाइज ऊपर वाले ने शरीर इतना परफेक्ट बनाया है, अगर हमें कोई दुख तकलीफ होता है, अगर हम खुराक अच्छी लें, नींद अच्छी लें, एक्सरसाइज करके शरीर को पतला रखें, अपने आप सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। आप में से कई लोग जो गांव में रहते होंगे, आपके पास मवेशी होते होंगे, ठीक है। उन मवेशियों को जिस तरह आप पालते हो, आपने रियलाइज किया होगा, उनको भी अगर दुख तकलीफ होता है, अगर उनका ख्याल किया जाए, उनको खुराक ठीक की जाए, सेवा दी जाए, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई लंबी चौड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक देना पड़ता है। यही हाल हमारे शरीर का भी है। अच्छी खुराक, पूरी नींद और एक पतला शरीर, अगर ये 3 चीजें हैं तो उसके बाद कोई भी दिक्कत जो है शरीर उसको पार पा लेता है। पर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का सेल कंट्रोल के बाहर होने की वजह से शरीर को खुद नुकसान पहुंचाता है। अपना खाना ज्यादा खाएगा, दूसरे सेल का खाना खा लेगा, खुद काम करेगा नहीं, दूसरे को काम करने नहीं देगा, और अपनी जगह से उठ के हो सकता है किसी दूसरे अंग में चला जाए और वहां पर भी डैमेज करे। ये तो होगी कैंसर को समझने की एक सरल भाषा में कि हमें कैसे समझ सकते हैं उसको। पर फिर कैंसर हो क्यों रहा है? क्या आपने कभी ऐसा रियलाइज किया कि आजकल कैंसर की भी बहुत ज्यादा बात होती है और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा हो रहा है? आप यकीन मानिए 40% कैंसर सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे समाज में और हमारी रोज की जिंदगी में तंबाकू है। अगर कल कोई माता रानी चमत्कार करे और कल सुबह से तंबाकू गायब हो जाए दुनिया से, तो 40% कैंसर गायब हो जाएगा। ना मुंह का कैंसर होगा, ना जीभ का कैंसर होगा। सारे कैंसर तंबाकू की वजह से नहीं होते, और तंबाकू से होने वाले सारे कैंसर भी तंबाकू के अलावा भी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तंबाकू एक चीज है जिससे सेल को डैमेज होती है, और भी कई चीजें हैं जिससे हमारे सेल को नुकसान पहुंचता है। जैसे बहुत तेज धूप पड़े, अगर जो लोग पहाड़ी इलाके से आते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई अगर किश्तवाड़, डोडा या किसी इस इलाके से आया कि नहीं, पर जो लोग पहाड़ी इलाके से आते हैं, आपने देखा उनको छाइयां पड़ी होती है यहाँ गाल के ऊपर। ये धूप की डायरेक्ट डैमेज है, और ये डैमेज अगर सारी उम्र होती रहे तो चमड़ी का कैंसर बन सकता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने शायद कई बार सुना होगा कि कश्मीर में कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सर्दी में। किसी ने ये टर्म सुनी है, कांगड़ी कैंसर? वो क्या करते हैं, कांगड़ी को फिल्म के अंदर डाल के रखते हैं ऐसे। अब कांगड़ी गर्म होती है, उससे उस चमड़ी के हिस्से को, जो पेड़ के नेवल के पास का हिस्सा होता है, नाभि के पास का, उसको लगातार गर्मी पड़ती रहती है। और ये सालों दर साल, उम्र दर उम्र वो यही काम करते हैं। बच्चा छोटी उम्र से शुरू हो जाता है और अपने पूरी एडल्ट लाइफ में कांगड़ी का इस्तेमाल करता रहता है। जो लोग ख्याल नहीं करते उनको जख्म बन जाते हैं, वो जख्म आगे स्क्वामस सेल कैंसर बन सकता है। लेकिन जिस तरह वहां कांगड़ी से नुकसान होता है, अगर मैं आपके सामने एक टर्म रखूं, और आपसे हो सकता है ज्यादातर हमारे इस हिस्से में मेरी बहनें जो हैं और माताएं साड़ी नहीं पहनती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वेस्टर्न इंडिया में या सदर्न इंडिया में जाओ तो साड़ी ज्यादा पहनती हैं। साड़ी पहनने के लिए नीचे पेटीकोट पहनती हैं, पेटीकोट को नाड़े से बांधती हैं। वो नाड़ा एक बच्ची जब पहली बार पहनना शुरू करती है, वो सारी उम्र वो नाड़ा वहीं पे बांधती है, एक फिक्स जगह पे, और वहां पे निशान पड़ जाता है। और अगर वो अपनी सेहत का ख्याल ना करे बच्ची, तो उन लोगों को साड़ी कैंसर बनता है। साड़ी नहीं है दिक्कत, वो नाड़ा या पेटीकोट दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये बात है कि जिस इंसान ने, जिस औरत ने उस कपड़े का इस्तेमाल करना है, अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो क्या उसको इस बात का ज्ञान है कि मुझे इससे तकलीफ हो सकती है? और कॉमन बात करते हैं, हमारे दांत खराब होते हैं तो हम डेंचर बनवाते हैं अपने डेंटल सर्जन से। सर्जन हमें समझाता है कि आपको जो डेंचर बना के दिया है, इससे जीभ नहीं कटनी चाहिए, इससे अंदर का मांस नहीं कटना चाहिए, अगर कटेगा तो मुझे वापस आके दिखाना। हमें लगता है इसने चंगा फसा दिया सानू, पहला मैंने जरूरत नहीं सी थे, मैं डेंचर पाता हूं, जख्म बन गया तो कदे हो चक्कर काटते रहो, इन्होंने काम ही यही है। लेकिन इस डिस्कशन में हम क्या चीज भूल जाते हैं कि वो जो छोटा सा जख्म बन रहा है वो नासूर बन जाता है, और वो आगे जाके कैंसर बन जाता है। मुझे बहुत दुख होता है, हमारे पास ऐसे कई लेडीज आती हैं, कई लेडीज आती हैं जिनकी जीभ कटती है दांत के नीचे। ना वो तंबाकू लेती है, ना वो शराब पीती है, किसी तरह का और कोई नशा नहीं करती, और उनको जीभ का कैंसर बन गया होता है। क्यों? क्योंकि बार बार जीभ कट रही है, जख्म बन रहा है, जख्म ठीक हो रहा है, फिर जख्म बन रहा है, फिर जख्म ठीक हो रहा है, और इस सिलसिले में कहीं पे वो एक सेल जो होता है वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कैंसर बन जाता है। इन जो 2-3 जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे कांगड़ी के, चाहे उन
लेडीज का जिनका एक ही जगह टाइट नाड़ा बांधने की वजह से निशान बन जाता है, जख्म टूट जाता है, चमड़ी वहां फट जाती है, पर वो बेचारी के पास इतना कम मौका है कि कुछ और पहनने का या कुछ और इंतजाम करने का, कि फिर भी वो वही पहनती रहती है। और उसी तरह दांत अगर कटता है डेंचर के बीच में, इन सब चीजों में समझने वाली बात यह है कि इस बात का बोध होना, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि अगर कोई तकलीफ हो रही है तो सीधा जाके हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। घर बैठ के किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को लंबा नहीं होने देना है जिससे हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक और कॉमन सा फैक्टर जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, वो होता है हमारी खाने पीने के सामान में होने वाली मिलावट। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबने क्या कभी प्लास्टिक के कप में चाय पी है? किसी ने नहीं पी आज तक प्लास्टिक के कप में चाय? तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा आपके थ्रू अगर किसी से बात हो तो इसके बाद समझाइए। सोचिए अगर एक गर्म प्लास्टिक के कप में हम चाय डालते हैं तो उस कप का क्या हाल होता है? क्या होता है उस कप को? वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ता ही नहीं है, उसमें से प्लास्टिक निकल के उस चाय में चली जाती है जो हम पी रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हर जगह देता हूं, आपको भी उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। हांगकांग में कुछ साल पहले की बात है, एक पीडियाट्रिक डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल की सीनियर टीम को, शहर की टीम को बताया कि मेरे अस्पताल में छोटे बच्चों का किडनी फेलियर हो रहा है जो नहीं होता था, और बहुत सारे बच्चों की जान का नुकसान हो गया है, इसमें कुछ मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जब उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि उन सब बच्चों की माएं उनको एक खास एक ही तरह का प्रोटीन पाउडर देते थे दूध में मिला के। अब हम सब के बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों को प्रोटीन पाउडर देता हूं, मुझे यकीन है आप में से भी कईयों ने अपने बच्चों को प्रोटीन पाउडर दिया होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा प्रोटीन पाउडर मिले जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। हांगकांग की उस टीम ने पाया कि उस कंपनी वाले ने क्या किया था, एक खास तरह का कंपाउंड होता है जिसको मेलामीन बोलते हैं। आप में से किसी ने मेलामीन का नाम सुना है? इसकी प्लेटें बनती हैं, प्लेटें बनती हैं जो टूटती नहीं है। देने वाला यूजुअली हमें ऐसे बेचता है कि ये देखो दीदी ये प्लेट किसी जमीन पे भी मारोगे तो टूटेगी नहीं। ये मेलामीन को उसने क्रश करके पाउडर बनाया और उस प्रोटीन पाउडर में मिलाया। पर उसने ऐसा इसलिए किया कि मेलामीन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब कभी हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो वो उसमें बहुत ज्यादा आता है। मेलामीन खाने की चीज नहीं है, लेकिन प्रोटीन के टेस्ट में, वो प्रोटीन के टेस्ट में फर्स्ट आता है। तो उसने, जैसे मुझे आम याद है कि मेरी नानी हमें बताती थी कि उस टाइम पे लाल मिर्च में ईंट का चूना मिला देते थे, काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज डाल देते थे, खास तरह की दाल होती है, शायद तूर की दाल होती है या अरहर की दाल होती है, उसके अंदर भी दूसरी दाल को मिला देते थे। ये हमारे समाज में भी होता रहा है, लेकिन होशियार कौन था? हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ, वो होशियार थी, उसको पता था ये चीज ठीक नहीं है। जब हम आंखें बंद करके, कान बंद करके किसी चीज को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि ये नई चीज है, महंगी चीज है, इसलिए अच्छी चीज है, तो नुकसान उठाएंगे। तो उस डॉक्टर ने जब आगाह किया अपनी गवर्नमेंट को और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि क्योंकि वो मेलामीन को मिला रहा था, प्रोटीन टेस्ट में वो पाउडर फर्स्ट आ रहा था, इसलिए सब माओ ने अपने बच्चों के लिए वही प्रोटीन पाउडर लिया, अपने बच्चों को प्रोटीन पाउडर दिया, बच्चों को रीनल फेलियर हो गया। ये हमारे साथ भी रोज हो रहा है। जब हम प्लास्टिक के अंदर गर्म खाना खाते हैं, जब हम प्लास्टिक के अंदर गर्म चाय पीते हैं, जब हमें ये नहीं पता कि ये चीज हमारे लिए सेफ है कि नहीं। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कईयों की मेरी जितनी उम्र होगी, मेरे को याद है मेरे बचपन में घर में सिर्फ स्टील के गिलास होते थे, ज्यादा से ज्यादा कांच के गिलास होते थे, प्लास्टिक का कोई गिलास नहीं होता था, प्लास्टिक का कोई मर्तबान नहीं होता था। अचार हर सीजन में पड़ता था, वो चीनी के बर्तन में ही पड़ता था। आजकल अचार जो आते हैं, वो मुझे भी आते हैं, घर से कहीं से अचार तो प्लास्टिक की डब्बियों में होते हैं। जब तक हम ऐसे शॉर्टकट्स लेते रहेंगे तब तक हमारे खाने के अंदर वो सारी चीजें आती रहेंगी जो उतना ही डैमेज कर रही है जितना तंबाकू करता है, जो उतनी ही डैमेज कर रही है जितनी शराब करता है। और तब जाके जब वो हमारा मरीज हमसे पूछता है कि पारस, ना तो मैं तंबाकू लेती हूँ ना मैं शराब लेती हूँ, तो मुझे ये दिक्कत कैसे हुई? ये दिक्कत इस तरह हुई। मैंने आपसे जिक्र किया कि कैंसर का जो सेल है वो किसी इंसल्ट से बनता है, किसी चोट से बनता है। हमने तंबाकू की बात की, शराब की बात की, हमने सनलाइट की बात की, हमारे खाने में और हमारे पानी में होने वाले मिश्रण की बात की। इनमें से कई चीजें हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है और कुछ हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह तंबाकू, शराब, ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, कोई लेना चाहेगा तो लेगा। उसी तरह एक चीज और हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, और वो है मोटापा। अब अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी मां की नजर में मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन अगर मैं अपना वजन करूं तो मैं ओवरवेट हूं। ओवरवेट होने को अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये मोटापा बन जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में ओबेसिटी बोलते हैं।
आपको जान के हैरानी होगी कि ओबेसिटी से सिर्फ पीठ का दर्द और घुटने का दर्द और टखने का दर्द नहीं होता है। कुछ कैंसर्स हैं जिनकी वजह सिर्फ ओबेसिटी है। औरतों में बच्चेदानी का कैंसर 95% टाइम सिर्फ मोटापे की वजह से होता है। और ये वो औरतें हैं जो सुबह से शाम तक अपने घर को देखती हैं, अपने घर वालों के वेलफेयर को देखती हैं, अपने बच्चों के खाने पीना, उनकी पढ़ाई, उनका घर साफ रहे, सबको साफ कपड़े मिले, कपड़े प्रेस होके मिले, सारी दिहाड़ी यही काम करते हैं। उसके बाद बोलो कि आपका शरीर मोटा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, कहते सारी दिहाड़ी से काम करती रहती है, और की कराऊं। लेकिन अगर शरीर पतला नहीं होगा तो ये डेफिनेट रिस्क है एंडोमेट्रियल कैंसर का। हमारी प्रैक्टिस में औरतों की, मतलब मेरी अपनी पर्सनल सर्जिकल प्रैक्टिस में यहाँ जम्मू में एंडोमेट्रियल कैंसर हम हर हफ्ते ऑपरेट कर रहे हैं। और ये कैंसर नहीं होगा अगर वो औरतें पतली हों। उनके मोटापे के साथ उनको ब्लड प्रेशर होता है, उसी के साथ उनको डायबिटीज होती है, और उसी वजह से ये कैंसर बनता है। इसके अलावा कुछ और कैंसर है जिनकी वजह सिर्फ मोटापा है। तो अगर ये चीज तो अपने इख्तियार में है कि शरीर को पतला रखना है, खाना अच्छा खाना है, कम खाना है, और एक्सरसाइज जरूर करनी है। मुझे पता नहीं आप में से कितनी औरतें हैं जो साइकिल चला सकती हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था, हमारी सारी बैचमेट साइकिल पे आती थी, लगभग सारे बच्चे साइकिल पे आते थे। तो अब आप लोगों को देखना है कि आप में से कितनों के बच्चे साइकिल चला रहे हैं। कितने लोग हैं आप में से जो घर में, मतलब यहाँ पे मैं शायद खड़ा होकर अगर दिखाऊं, इसको हम स्क्वैटिंग बोलते हैं। अब मेरा गांव इधर मड साइड पे है, वहां पे तो आज की डेट में भी जितने हमारे पड़ोसी हैं, जितनी आंटी हैं, जितनी कुछ भी उम्र हो उनकी, 70 साल 75 साल की उम्र हो, तो वो ऐसे ही बैठेगी, और ये उसका पोजीशन ऑफ रेस्ट है। आप खुद को इवैल्यूएट कर लीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो स्क्वाट करके खड़े हो सकते हैं। ये तो बहुत परेशानी की बात है ना कि सिर्फ 2 लोग ही हाथ खड़ा कर पा रहे हैं। तो अगर, मेरे कहने का मतलब है, आपकी डाइट आपकी जिम्मेवारी है, शरीर को पतला रखना आपकी जिम्मेवारी है। ये बड़ी दुख की बात है कि अगर मुझे डॉक्टर बन के खड़ा होकर आपको ये बात समझानी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं पे तो ये मैसेज लॉस्ट है। हमने जब मैंने शुरू की तो मैंने बात की कि जानकारी के अभाव में बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। हमने बात की कि कैंसर क्यों बनता है, इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। हमने 3 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात की, तंबाकू, शराब और मोटापा। ये 3 हमारे इख्तियार में, हमने पकड़ के रखे हुए हैं। अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारे साथ चिमड़े हुए नहीं है। बाकी चीजों पे हमारा इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन घर की किचन के मैनेजर होने के नाते आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि आपके घर में किस तरह का डाइट की वजह से एक्सपोजर हो रहा है आपकी फैमिली को। जो चीजें आपने अपनी दादी या नानी के किचन में देखी थी, वो चीजें हेल्दी थी, वो बर्तन, वो सब्जियां, वो खाना बनाने का तरीका, वो सब कुछ हेल्दी था। हमने सहूलियत को पहले रखा है और उसकी हेल्थ एप्रोप्रिएटनेस को बाद में रखा है। हमने ये देखा कि किस चीज से हमको सहूलियत है उसको ऊपर रखा है, वो चीज हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए अच्छी है कि नहीं उसको हमने बाद में रखा है। ये चीज सोचने वाली है। मैं इसके बाद बात करना चाहूंगा कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन, मिथ या भ्रांतियों की, जिससे लोगों को डर लगता है। जैसे मैं जब से जम्मू में आया हूं, मुझे अब 6 साल हो गए हैं। इससे पहले मैं लगभग 20-21 साल दिल्ली में था। रहने वाला मैं यहीं का हूँ, त्रिकुटा नगर रहता हूँ मैं। और अपनी स्कूलिंग के बाद मैं लगभग 21 साल के लिए दिल्ली में था। मेरा घर यहीं पे है, तो मैं अब 6 साल से यहीं पे हूँ। इनवेरिएबली पेशेंट्स आके बोलते हैं, और खासकर मेरे जो डोगरा भाई बहन है वो ये बात ज्यादा बोलते हैं मुझे कि पारस इस पे चाकू नहीं लगाना है। अगर मैं बायोप्सी करनी होती है, किसी को कोई फोड़ा फुंसी है मेरे पास लेकर आया और मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, कोई मुंह का छाला है जो भर नहीं रहा है, कोई ऐसा जख्म है जो 2 महीने में ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे उसकी बायोप्सी करनी है। वो बोलते हैं इस पे चाकू नहीं लगाना है। तो मेरे को कई बार हंस के उनको बोलना पड़ता है कि भाई प्लास्टिक का चाकू बन जाएगा तो उसका इस्तेमाल कर लूंगा, पर अभी तो मुझे बायोप्सी करनी पड़ी। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है। ये बात मैं इस तरह समझाता हूं, आपके घर में अगर कोई 4-5 साल की बच्ची होगी, क्या आप उसको चाकू दोगे सेब छीलने के लिए? अगर वो सेब छीलती है और अपना हाथ काट लेती है तो गलती चाकू की है। उसी तरह अगर बायोप्सी सही ना की जाए तो नुकसान हो सकता है। बायोप्सी से गलती नहीं होती है, करने वाला कौन है उस पर डिपेंड करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी जो एक
काफी कॉमन जो कंप्लेंट या भ्रांति, जो एक मिसकंसेप्शन है कि पारस ये तो लाइलाज बीमारी है। सीधा सवाल ये पूछते हैं कि इसमें कुछ फायदा होगा इलाज करने का? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने युवराज सिंह का नाम सुना है किसी ने? हमारे क्रिकेटर हैं, और एक खास बात उनकी ये भी है कि जब उनको कैंसर से वो पीड़ित थे, उस समय वो इंडियन टीम के लिए खेल भी रहे थे, और अपने कैंसर के इलाज के बाद उन्होंने बढ़ चढ़ के इसके बारे में बात भी की है। कम लोग ऐसा कर पाते हैं जिनके अंदर वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि उन्होंने अपनी लड़ाई के बाद, अपनी लड़ाई जीतने के बाद बाकियों के बीच में आके बताते हैं कि भाई मैंने ये लड़ाई लड़ी है और जीती है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जब हमारे कुछ अपने मरीज, जम्मू के जो मरीज हैं मेरे, जब वो ठीक होते हैं और उनसे हम बोलते हैं कि आंटी दीदी क्या हम फेसबुक पे आपका ये डाल सकते हैं, क्या आप खुद अपने आप आगे आके इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो कहते हैं नहीं, मेरा नाम नहीं पाना है, मेरी फोटो नहीं पानी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर कोई मरीज अपने आप को आइडेंटिफाई करता है या कोई फैमिली आइडेंटिफाई करती है कि भाई हमारे परिवार में ये दिक्कत हुई थी और हमने इस दिक्कत से जूझ के आगे निकले, उनको लगता है हमारा पड़ोसी हमसे बात नहीं करेगा, हमारे रिश्तेदार हमारे घरों में नहीं आएंगे, कोई हमें अपने फंक्शन पे नहीं बुलाएगा। वो बीमारी से नहीं हारते हैं, वो इस अकेलेपन से हार जाते हैं। उसके जिम्मेदार आप और मैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता चला हो कि घर परिवार में, पड़ोस में, अपने सर्कल में किसी को कैंसर हुआ है, अपने से आप उनके घर गए हो कि आपका क्या हाल है, हाथ पकड़ के बैठे हो उनके? ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कोई कोविड की खांसी नहीं है कि किसी ने खांसा और कैंसर हो जाएगा। आपने उसके साथ प्लेट में खाना खाया तो आपको वो कैंसर आ जाएगा, या उसके साथ उसके घर में रहे, उसके बिस्तर में सोए, सेम कंबल लिया तो कोई नुकसान हो जाएगा। पर सोचिए अगर किसी के घर परिवार में ये दिक्कत है और उसको ये तकलीफ है और उसको ये एहसास हो कि मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी और मेरा बड़ा परिवार जो मेरे रिश्तेदार है वो मेरे साथ है, उनको उनका अकेलापन खाता है मरीज। बीमारी के इलाज में हम कई बार ये भूल जाते हैं। सर्जरी की बात करेंगे, कीमोथेरेपी की बात करेंगे, रेडियोथेरेपी की बात करेंगे, सब कुछ अवेलेबल है जम्मू में। पर एक चीज है जो हर एक के पास अवेलेबल है, वो है एक परेशान आदमी का हाथ पकड़ना, एक परेशान परिवार के साथ रहना। वो आपके पास वो हक है, वो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख के नहीं दे सकता कि दिस पेशेंट नीड्स टेंडर लव एंड केयर। वो हमने देनी है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने सर्कल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, अगर आप कहीं काम करते हैं और उसको ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि जब तक आपका इलाज चल रहा है आप थोड़ी हल्की ड्यूटी करो, पर ड्यूटी पे जरूर आओ, घर में नहीं बैठना है। ये तरीका है किसी को अपनी बीमारी से बाहर लाने का, या उसको ये कॉन्फिडेंस देने का कि आप अपने जीवन में वापस अपनी बीमारी से लड़के आ सकते हैं। किसी भी बीमारी की हम बात करें, किसी भी मुसीबत की हम बात करें, वो मुसीबत ना हो ये बेहतर है। उसी तरह कैंसर के अंदर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने ये बात शुरू की आपसे तो मैंने बोला कि मैं खास करके शगुन मैम को या खुशबू से रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पे लेडीज की गैदरिंग हो आप वहां मौका दीजिए हमें बात करने का, क्योंकि मेरा एक फर्म बिलीव है अगर मैं एक औरत से बात करता हूं तो मैं 2 परिवारों से बात कर पाता हूं। वो अपने मायके घर का भी उतना ही ख्याल रखेगी जितना अपने घर का ख्याल रखेगी। जो एडवाइस मैं उसको दूंगा वो उसके थ्रू 2 फैमिलीज में इमीडिएटली, और वो इंश्योर करेगी कि ये एडवाइस फॉलो। आपके थ्रू अब मैं बात करना चाहूंगा 2 कॉमन कैंसर्स का जो औरतों में होता है। एक है नंबर 1 पे है ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, और दूसरा है सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हर औरत को है। अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट किसी ने यहां से पूंछ जाना है या रजौरी जाना है और सुबह हमें एक बस पकड़नी है या गाड़ी पकड़नी है। मैं 2 गाड़ियों के ऑप्शन देता हूं आपको। एक गाड़ी के शीशे के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, टायर की हवा ठीक नहीं लग रही है, ड्राइवर ऐसे लग रहा है कि नहाया नहीं है, रात को सोया भी नहीं है, आधी नींद में है, उबासी ले रहा है। और दूसरी तरफ एक गाड़ी है जिसके जो ड्राइवर है वो शीशा खुद साफ कर रहा है, गाड़ी लग रहा है कि अभी धुल के आई है, साफ है, सर्विसिंग हुई है, और दोनों आपको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। आप कौन सी गाड़ी में बैठना प्रेफर करेंगे? जो साफ सुथरी है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि ये सेफली मुझे पहुंचा सकता है। ना आपको ड्राइवर का आप लाइसेंस मांगते हो, ना आप पूछते हो भाई तो कितने साल से गाड़ी चला रहा है, पर आप देख के अपना एक अंदाजा लगा लेते हो कि ये गाड़ी सेफ है मेरे लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा ब्रेस्ट कैंसर के साथ। मैंने आपको बोला हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, पर कुछ औरतों को ज्यादा है। किनको ज्यादा रिस्क है?
जिन्होंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, जो कभी मां नहीं बनी है, जिनका शरीर मोटा है। ये 3 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी होना और उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना, ये नेचर की तरफ से, सृष्टि की तरफ से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन मेरा जो बड़ा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा पहला बच्चा है, जो एज अ फादर मैं चाहूंगा कि मेरी बच्ची का अपना एक कैरियर हो। मैं चाहूंगा वो पढ़े, मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी 18 साल की उम्र में शादी कर दूं। लेकिन एक तरफ मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि प्रेगनेंसी होना और बच्चे को दूध पिलाना प्रोटेक्टिव होता है। दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरी अपनी बच्ची अपना कैरियर बनाए पहले और उसके बाद अपनी फैमिली के डिसीजंस ले। तो ये तो 2 विरोधाभासी बात होगी ना। तो इसको रिकंसाइल कैसे किया जाए, इसको कैसे समझा जाए? एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ें, अपना कैरियर बनाएं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि भाई आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसमें होना चाहिए कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए जल्दी और उसके बाद बच्चों को दूध भी पिलाना है। तो इन चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए इस बात को? उस लड़की को यह जानकारी देके कि वो जिम्मेदार है इन डिसीजंस के लिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसके लिए क्या करना है। 15 साल की उम्र से जब बच्ची की जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब उस बच्ची को उसकी मां ने, उसकी बड़ी बहन ने, उसकी टीचर ने, उसकी आशा दीदी ने उसको सिखाना है। उसके लिए एक डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि जब महीने स्टार्ट हो जाए तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, महीना खत्म होने के 5 दिन के बाद नहाते वक्त हर महीने दाएं हाथ से बाईं छाती, बाएं हाथ से दाईं छाती खुद टटोलनी है, उंगलियों के पोटों से, ताकि अगर इसमें कोई गांठ मिले तो सबसे पहले अपनी मां या दीदी को बताएगी। और मां और दीदी को अगर पता हो कि खतरनाक गांठ कौन सी है तो वो डॉक्टर के पास लेके जाएगी। छाती जो है वो ईश्वर ने इसलिए बनाई हुई है कि आने वाले बच्चे को दूध पिला सके। ठीक है, समझने के लिए कोशिश कीजिए कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई है। जब उसका बच्चा गर्भ ठहरेगा तो छाती का साइज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है और निप्पल के ऊपर अपना मुंह लगाता है तब दूध निकलता है। मतलब ऐसी तो कोई मशीन ही नहीं बना सका इंसान आज तक कि जो 9 महीने अपने आप को तैयार करती रहे और जब जरूरत पड़े तो उसके बाद उससे दूध भी निकले। लेकिन ये तैयारी होती है हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, जो शरीर के अंदर खुद बनने वाले पदार्थ है जो नेचुरली बनते हैं। अब कई बार इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या नॉर्मली भी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं छाती में। ये छाती के अंदर जो गांठ होती है ये दर्द करती है, तो लड़की परेशान होकर अपनी माँ या बहन को बोलती है कि मुझे दर्द हो रही है, पर ये गांठ हिलती है। ये खतरनाक गांठ नहीं है, इसको फाइब्रोएडिनोमा या ब्रेस्ट माउस बोला जाता है। चूहा कैसा होता है ना, कभी इधर दिखा कभी इधर दिखा, ऐसे फटाफट सब क्षण में अपनी जगह बदल देता है। उसी तरह ब्रेस्ट माउस मूव करता है पर पेनफुल होता है, इसीलिए वो लड़की घबराई हुई होती है। पर उसको ये सिखाना है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीना खत्म होने के 5 दिन के बाद हर महीने नहाते वक्त उसने खुद अपनी छाती पहले तो शीशे में देखनी है कि दोनों निप्पल एक लेवल पे है कि नहीं, कोई निप्पल अंदर या बाहर या ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है। और उसके बाद दाएं हाथ से बाईं छाती, बाएं हाथ से दाईं छाती, पूरे कच्छ तक जाके देखनी है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक और इंपॉर्टेंस है, आप सब की जिनको मैं देख रहा हूँ जो काफी बड़े हैं, मुझसे सीनियर है, आप अपने बच्चों को सिखाते हो किस तरह छोटे बच्चे को तेल मालिश करनी है माँ ने, किस तरह उसके हर अंग को छू के देखना है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो एक माँ को उसके बच्चे के बारे में, और उसके बाद जब आप उस बच्चे को सिखा देते हो तो उसको उसके शरीर की संरचना के बारे में सिखाते हो। ये दूसरे अपने आप को खुद की जिम्मेदारी लेने की पहली एक्सरसाइज है। अपना शरीर खुद साफ करो, खुद तेल लगाओ, देखो कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे नानी दादी हमें सिखाती है और हमें आगे पास ऑन करनी है, ये इसलिए जरूरी है। और इसी का एक पार्ट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये हर लड़की को आना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके थ्रू आपकी बहन को आना चाहिए, जिनकी उम्र बड़ी है उनके थ्रू उनकी बेटी को आना चाहिए। जब वो बच्ची अपनी छाती को लेके होशियार होगी, उसको पता होगा मुझे इसका ख्याल कैसे रखना है, तब वो आगे वो डिसीजंस भी ले पाएगी जिनकी मैं बात कर रहा था कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इस चीज से बढ़ता है तो मुझे अपनी सर्वेलेंस खुद क्यों कैसे करनी है। मुझे हर छोटी चीज के लिए अस्पताल भागने के लिए या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस गांठ में दर्द नहीं होता है, जो गांठ हिलती नहीं है, जिस गांठ के ऊपर की चमड़ी फिक्स हो गई है, ये गांठ खतरनाक है। दोबारा सुन लीजिए,
जिस गांठ में दर्द नहीं होती है, जो गांठ हिलती नहीं है, जिस गांठ के ऊपर वाली चमड़ी फिक्स हो गई है, ये गांठ खतरनाक है। प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, बायोप्सी करवाइए। अब आप जोड़ सकते हो जो मैंने बायोप्सी की बात आपसे पहले की थी। जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उसके लिए, क्योंकि छाती तब सॉफ्ट हो जाती है, तो छाती का एक्सरे कराना होता है। इसको बोला जाता है मैमोग्राम। 50 साल की उम्र के बाद हर औरत को साल में एक बार ये एक्सरे कराना ही कराना है। हमारा फर्ज है आपको ये इंफॉर्मेशन देना। आपका फर्ज है, आपके इन्फ्लुएंस में, जो आपके इन्फ्लुएंस में कौन है, आपकी माँ, आपकी सास, आपकी बड़ी बहन, आपकी बड़ी ननद, आपकी दोस्त जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आप प्लीज उनसे ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आपस में बात कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए कि जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है उसको छाती का एक्सरे कराना है। ये एक्सरे सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री अवेलेबल है, आप आराम से करा सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर कोई चीज 1000, 1200, 1500 रुपए की है और आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये हमारी ही जिम्मेदारी है अपने शरीर को देखना। एक और डिस्कशन जो कई बार आता है कि माँ को कैंसर हुआ, उसके बाद उसकी बेटी को कैंसर हुआ, तो उनमें डर बैठ जाता है कि कहीं एक परिवार में तो नहीं चल रहा है। मैं आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहूंगा। हेरिडिटरी कैंसर, मतलब जो कैंसर पुश्तैनी चलता है, कुछ कैंसर्स को छोड़ के ज्यादातर टाइम वो पुश्तैनी इसलिए नहीं होता कि उनके खून से वो ट्रांसफर हो रहा है माँ से बेटी को या बेटी से आगे उसकी अगले बच्चे को, नहीं, क्योंकि उनका घर परिवार एक तरह का खाना खाता है, एक तरह का रहन सहन है। हम उस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये हेरिडिटरी है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हेरिडिटरी कैंसर का कंपोनेंट 5% के आसपास है। मतलब 100 ब्रेस्ट कैंसर होंगे तो 5% ही ऐसे कैंसर होंगे जो फैमिली में हो रहे हैं। 95% टाइम ये उस गाड़ी की तरह है जिसकी हमने जिक्र किया था, जो गाड़ी सर्विसिंग नहीं है, साफ नहीं है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस औरत को अपना ख्याल नहीं है, शरीर मोटा हो रहा है, प्लास्टिक जो है, जब हम किसी भी चीज में प्लास्टिक पीते हैं वो उस खाने में या गर्म चीज से हमारे शरीर के अंदर जाता है। कुछ प्लास्टिक, खास तरह के प्लास्टिक शरीर में उसी तरह का काम करते हैं जो औरतों का हार्मोन करता है, ईस्ट्रोजन। तो बिना एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन हुए इन हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस से, और ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस कैसे आ रहा है, खाने को प्लास्टिक में लेने से। कैसा प्लास्टिक? जो पतला होता है, जो गर्म चीज डालने की वजह से सिकुड़ जाए और शरीर के अंदर जाए। तो बिना खुद से कोई दवाई खाए, बिना मोटे हुए, तो भी उस शरीर को उस हार्मोन का नुकसान पहुंच रहा है। एक दूसरा सबसे कॉमन कैंसर जो औरतों में होता है दूसरे नंबर में, वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर। और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, आप में से कितने लोगों ने, खासकर जो मुझसे उम्र में बड़ी हैं वो बता सकती हैं, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना है? इसको शायद छोटी माता बोलते हैं। आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में? सुना है? किसी को होते हुए देखा है? अब नहीं होता है। मेरा बर्थ 79 का है। मेरे बर्थ से पहले हमारी जो सीनियर जनरेशन है उसने पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था और स्मॉल पॉक्स हमारे देश से इरेडिकेट हो गया। अब छोटे बच्चों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। उसकी वजह है बच्चों को लगने वाला टीका। एक टीका जिससे एक इन्फेक्शन बच जाती है, एक ऐसी इन्फेक्शन जिससे बच्चे की जान जा सकती है। अगर मैं आपको बताऊं, बच्चेदानी का मुंह एक ऐसा कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक टीका लगने से प्रिवेंट हो सकता है। एक तरफ आप सोचिए, एक ऐसा कैंसर जो टीका लगने से औरतों को होगा ही नहीं, और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर इंडिया में होते हैं। हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, हम बात कर रहे हैं हर तरीके से औरतों में एम्पावरमेंट देने की। औरतों में एम्पावरमेंट उस दिन आएगी जिस दिन आप अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लेंगे, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेंगे। जब कभी मुझे मौका मिलता है सर्विक्स कैंसर के बारे में बात करने का, क्या आप में से किसी ने भी सर्विक्स कैंसर के लिए अपनी बच्ची को टीका लगवाया है? खुशबू, मेजॉरिटी जो लोग अटेंड कर रहे हैं आप सब आशा वर्कर्स हैं, मतलब क्या प्रोफाइल है इनका? आंगनवाड़ी वर्कर्स। सब आप आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आप इस बात से तो सहमत होंगे कि अगर मैं अपने ओपीडी में 5 पेशेंट देखता हूं या 10 पेशेंट देखता हूं, मेरी मजबूरी क्या है? वो पेशेंट अपने पड़ोसी से जाके भी नहीं बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत हुई है।
उसके घर में उसका रिश्तेदार भी आएगा, उससे बात नहीं करेगा। आप लोग दिन में कम से कम आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 50-100 घर हैं जिनके लिए आप बड़ी दीदी हो। आप जो बोलोगे वो मानेंगे। अब आप मेरी बात सुन के अगर उनको जाके बोलोगे कि अपनी 9 साल से 14 साल की बच्ची को सर्विक्स कैंसर के लिए टीका लगाओ, उनका पहला सवाल क्या होगा? दीदी तुसी लगवाया अपनी बच्ची को? आप क्या जवाब दोगे? नहीं जी, असी तो नहीं लगवाया। मैं आपको बताऊंगा कि सर्विक्स कैंसर से जिस लड़की की शादी हो चुकी है, सर्विक्स का कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। अकेला कैंसर है जो एक इंफेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। और औरत को वो वायरस कौन देता है? उसका आदमी। जिस औरत के शारीरिक संबंध नहीं है उसको ये इंफेक्शन हो ही नहीं सकती। हर औरत को ये इंफेक्शन उसका आदमी देगा। जिसकी शादी हो चुकी है उसका एक टेस्ट होना चाहिए चेक करने के लिए कि इंफेक्शन है कि नहीं। टेस्ट वैसा ही होता है जैसे कोविड का होता था। कोविड का टेस्ट कैसे होता था? नाक के अंदर या गले के पीछे एक स्वैब डाला, और औरत में प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी ऐसे वजाइना के अंदर एक स्वैब डाल के चेक कर लिया जाता है। लेडीज डॉक्टर चेक करती है कि ये वायरस है कि नहीं है और कैंसर की शक्ल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 15 साल पहले पता चलता है इस कैंसर का। अगर आज इंफेक्शन हुई है तो 15 साल बाद जाके कैंसर होना है। थोड़े सा इसको और एक्सपैंड करता हूं, समझाता हूं आपको। फर्ज कीजिए किसी को सर्दी जुकाम हुआ, वायरल बुखार हुआ, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 5-7 दिन उसको बुखार रहेगा, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी, वायरस ठीक हो जाएगा। एचपीवी वायरस भी शरीर अपने आप गायब कर लेता है। खुराक अच्छी हो, नींद पूरी हो, शरीर पतला हो, अपने आप शरीर वायरस के इंफेक्शन को ठीक कर लेता है। लेकिन 1/3 33% लेडीज के अंदर वायरस क्लियर नहीं होता और उनके अंदर रिस्क बनता है कैंसर होने का 15 साल के बाद। आप समझो उस 15 साल में हो सकता है उस लड़की की एक डिलीवरी भी होगी। कितना टाइम डॉक्टर से मिलेगी वो? मेरे पास 1 या 2 पेशेंट्स को छोड़ के कोई ऐसी पेशेंट नहीं आई है जिसकी प्रेगनेंसी ना हो चुकी हो। मतलब सर्वाइकल कैंसर के यंग पेशेंट आते ही नहीं है हमारे पास। इनवेरिएबली उनके बच्चे हुए हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी से लेके, अस्पताल से लेके, गायनेकोलॉजिस्ट से लेके, पीडियाट्रिशियन से लेके 2 साल तो चक्कर ही काटे हुए हैं अस्पताल के। और उसके बाद जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कभी अपना पैप स्मेयर नहीं कराया, कभी अपना एचपीवी डीएनए टेस्ट नहीं कराया, उनका जवाब होता है किसी ने दसा ही नहीं सानू। तो मुझे समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम किस लेवल पे एड्रेस नहीं हो रही है। मेरा ये मानना है प्रॉब्लम है हम लोग। आपको जानकारी मिली नहीं, आपने जानकारी दी नहीं। जिनको जानकारी मिली उन्होंने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया। तो आपकी वो कन्विक्शन ही नहीं हो सकती जब आप गांव में या अपने पड़ोस में किसी से बात कर रहे हो कि आप ये टेस्ट कराओ, आप ये टीका लगवाओ। अब वो बोलेंगे आप किस बूते में बोल रहे हो? खुद लगवाया नहीं, खुद का टेस्ट कराया नहीं, तो हमें किस बात के लिए बोल रहे हो? तो मेरे को यही समझ नहीं आता है कि चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, उसमें मतलब मैं इसमें कमी नहीं निकाल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि शायद प्रॉब्लम इस लेवल पे है। आप यकीन मानिए, मैं कई बार ये अगर डॉक्टर्स के बीच में भी ये बात पूछता हूं, अगर 100 गायनेकोलॉजिस्ट का भी अगर एक वो करा लिया जाएगा ना, क्वेश्चनर भरवा लिया जाएगा कि आप में से कितनों ने टीका लगवाया हुआ है इसका अपनी बच्चियों को, तो शायद जवाब 100% आएगा। लेकिन जब मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप में से कितनों ने अपना टेस्ट कराया हुआ है, तो 100% हाँ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब जो प्रॉब्लम का जिक्र मैंने शुरू में किया था कि ये प्रॉब्लम मैनू नहीं होनी, ये पड़ोस किसी होर नू होनी, ये एक्सीडेंट मेरी गड्डी दा नहीं होना, ये किसी होर दी गड्डी दा एक्सीडेंट होना। ये प्रॉब्लम उतनी आपकी है जितनी डॉक्टरों में। हम ये मानने को नहीं तैयार कि ये एक एक्सीडेंट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा तब हैं जब हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं है, जब हम इस चीज को लेकर जागरूक नहीं है। सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट पिछले 40-50 सालों से अवेलेबल है। अब आप इमेजिन कर लीजिए आपने इसके बारे में कितनी बार सुना है। क्या आप लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं गए? कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए जिसने जिक्र भी किया हो आपसे कि आपने अपना टेस्ट कराया है? आप सबके बच्चे होंगे, सबको आपने टीका लगवाया होगा। किसी ने आपके साथ जिक्र किया है कि आपकी बच्ची या बच्चा, क्योंकि कल को उसकी शादी होगी तो वो अपनी बीवी को इन्फेक्शन दे सकता है, क्या आपने अपने लड़के को या लड़की को ये टीका लगवाया 9 से 14 साल की उम्र में?
सोच लीजिए कितने लोग हैं आप यहाँ पे, कितनों के बच्चे होंगे जो इस एज ग्रुप में होंगे, कितनी बार आप पीडियाट्रिशियन के पास जाके आपने टीका लगवाया होगा, कितनी बार आपके साथ ये डिस्कशन हुआ है कि आपने अपने लड़के को और लड़की को दोनों को ये टीका लगवाना है। मान लेते हैं ये टीका फ्री नहीं है, ये 1500-2000 रुपए का टीका है, पर अगर हमारी बच्ची को आने वाली दिक्कत से बचा सकता है तो ये लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? मैं चाहूंगा, शगुन मैम से यही बात करूंगा कि आप सब ना साधारण, जो जिसे हम बोलते हैं ना, साधारण औरतें नहीं है आप सब है जिनको मैं बोलता हूं एम्पलीफायर्स। अगर मैं आपको कोई मैसेज देता हूं, आप में से एक एक बंदा आगे जाके कम से कम 50-100 फैमिलीज को वो मैसेज दे सकता है। अब इमेजिन कीजिए, मैं लाउड स्पीकर लेके भी लगा रहा हूं तो मैं इतने लोगों को रीच आउट नहीं कर सकता हूं जितने लोगों को, अगर यहाँ पे 50 लोग जाके आगे और 50 लोगों से बात करें, 2500 फैमिलीज में ये बात जाती है। किसी भी बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि बीमारी हो ना, कुछ जिम्मेदारियां अपने खुद लेनी हो। तंबाकू, शराब, मोटापा, ये 3 चीजें हमारे इख्तियार में, इनको छोड़ना होगा। छोटी बच्चियों को जैसे ही उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, माँ जिस तरह उनको तैयार करती है, उसकी जिम्मेदारी है, घर की बड़ी दीदी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते, कि भाई अगर बच्ची स्कूल जा रही है, 9वीं 10वीं क्लास में है, तो उसको सर्वाइकल कैंसर का टीका लगा कि नहीं, उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आई कि नहीं। सबके पास फोन है, आप यूट्यूब पे जाके अपनी भाषा में सीख सकते हैं। बल्कि मैं आप में से किसी से अपील करूंगा कि आप क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर कोई वीडियो बनाए, आप अपनी डोगरी भाषा में खुद वीडियो बनाइए, अपने किसी इनके थ्रू, शक्ति मिशन के थ्रू, या इनको बोलिए भाई हम वीडियो बना के डालने के लिए तैयार है। आप क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर आपके लिए वीडियो डालेगा? वीडियो बहुत सारे हैं, आप सिर्फ टाइप कीजिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यूट्यूब पे देखिए, आपको हिंदी में भी मिलेंगे, हाँ डोगरी में नहीं मिलेगा। बनाइए। आप जब किसी घर परिवार में उस बच्ची को उस छोटी सी उम्र में बता देंगे कि आपने इंजेक्शन लगवाना है और आपने अपनी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करनी है, उसका फायदा कौन लेगा? वो बच्ची अपना ध्यान रखेगी, अपनी माँ का ध्यान रखेगी, कल को जब अपने घर जाएगी अपने घर का ध्यान रखेगी। तो आप जो आज तैयारी करेंगे, जिस तरह मैंने आपसे स्मॉल पॉक्स का जिक्र किया कि वो स्मॉल पॉक्स से कोई बच्चा अब हमारे देश में नुकसान नहीं उठाता है, उसकी वजह यह है कि उस समय पूरे समाज ने मिलकर अपने बच्चों को टीका लगाया, किसी ने उसको छोड़ा नहीं। आप यकीन मानिए, सर्वाइकल कैंसर जो दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा पेशेंट्स देता है, ये एक ऐसा कैंसर है जो होना ही नहीं चाहिए। ये कैंसर इरेडिकेट किया जा सकता है, समाज से खत्म किया जा सकता है, बशर्ते हर औरत को पता हो। शुरुआत इस चीज से नहीं होती कि हर एक को इंजेक्शन लगे, शुरुआत इस चीज से होती है, क्या हर औरत को ये बात पता है कि मेरे बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो कैंसर बनता है उसकी ये वजह होती है, उससे बचने का ये तरीका होता है। ये जागरूकता है। अगर ये जागरूकता आप अपने सर्कल में दे सकते हैं तो आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि हाँ ये कैंसर आगे जाके खत्म हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप ये 5 बातें जरूर याद रखें, और जहां तक हो सके अगर मिशन शक्ति के थ्रू एक डेडिकेटेड प्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि ये सब आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं तो इनका आउटरीच बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनकी खुद पैप स्मीयर, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना HPV DNA कराएं, और कम से कम इनकी बच्चियां जो हैं, इनके बच्चे जो हैं, उनको तो हम वैक्सीन दे सकें, ताकि ये जब किसी के सामने खड़े हो, आपके बोलने का तरीका ही अलग होगा। आप अगला बंदे को डाउट ही नहीं होगा। हमने कैसे बात की उस ड्राइवर की जिसने अपनी गाड़ी को खुद शीशा साफ कर रहा था, नहीं मांगा ना उसका लाइसेंस, आपने नहीं पूछा आपने उससे कि तू गाड़ी कितने टाइम तो चला रहा है, क्योंकि आपको उसके कंडक्ट से समझ में आया कि ये अपना काम जानता है। जब आपने वो अपना टेस्ट कराया होगा, जब आपने अपने बच्चों को वो टीके लगवाए होंगे, आपके बोलने का तरीका ही अलग होगा, आपके मन में बिल्कुल भी संशय नहीं होगा, आपकी बोली हुई बात में वो वजन होगा। तो अगर हम इनके बच्चों को शर्मा, मुझे पता नहीं कि क्या अरेंजमेंट रहता है, बट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन काफी देर तक सरकारी UIP प्रोग्राम में नहीं आनी है। इट इज नॉट गोइंग टू कम फॉर सम टाइम। लेट अस से कि चलो अगले साल से आनी है, पर जिन बच्चों की उम्र 14 साल से बड़ी हो जाएगी फिर उनको 3 टीके लगने पड़ेंगे। 9 से 14 साल की उम्र में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 2 टीके। ये इंडियन कंपनी बनाती है, सेम कंपनी जिसने कोविड का इंजेक्शन बनाया था सर्वावैक के नाम से, और फ्रीली अवेलेबल है। मैं चाहूंगा आप मत आइए प्राइवेट अस्पताल, पर आप में से अगर 10 लोग शोर मचाएंगे और आप जैसे आंगनवाड़ी वर्कर के अगर 10 ऐसे यूनिट शोर मचाएंगे, अपने आप इनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
पर जब आप मांगोगे तब। दूसरी बात, बच्चियों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाना और 50 साल की उम्र के बाद मैमोग्राम कराना। औरतों के अंदर ये 3 चीजें जो हैं, 3 ये टेस्ट हैं। सर्विक्स के लिए बच्चियों को वैक्सीनेशन और 30 साल की उम्र के बाद टेस्टिंग। ब्रेस्ट कैंसर के लिए बच्चियों को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और 50 साल की उम्र के बाद एक्सरे, मैमोग्राम। ये बातें आप ऐसे मत समझिए कोई ये डॉक्टरी शब्द है, इनको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको ही सीखने की जरूरत है। आपको इनका करेक्ट नाम पता होना चाहिए। मैमोग्राम क्या चीज होती है, पैप स्मीयर क्या चीज होती है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। आप सही नाम लेंगे तो अपना करवा पाएंगे, सही नाम लेंगे तो आगे उसकी बात कर पाएंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं कि आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इसलिए कि आपका घर का जो थंबी है, अपने घर की थंबी भी आप ही हो। अगर उस थंबी को नहीं पता होगा तो वो घर नहीं संभल सकता। ये दिक्कतें होती रहेंगी। शरीर को पतला रखना है, नींद पूरी लेनी है, खुराक अच्छी लेनी है। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बार बार स्ट्रेस करूंगा। हम अपने मरीजों के साथ जब लंबा चलते हैं, मैं एक ही चीज उनसे सीखा हूं, उनको ये परेशानी नहीं होती कि वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या किसी लड़ाई में है। उनको इस चीज से परेशानी नहीं होती। उनको परेशानी होती है कि हमारा साथ छूट रहा है, पड़ोसी नहीं मिलते, रिश्तेदार नहीं आके मिलते, घर के किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, मुंह चोरी करके साइड से निकल जाते हैं, काम पे जो काम वाले हैं वो सपोर्ट नहीं करते। कैंसर से हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जब हमारा बर्ताव इस तरह का होता है तब वो अपनी बीमारी छुपाते हैं। किसी माँ को दिक्कत होती है तो उससे पूछते भी है कि माँ आप इतनी देर से क्यों बैठे रहे। उसकी दोती घर आई तो उसने देखा कि जख्म बन रहा है तो लेकर आई, कहती नहीं बच्चा इसमें दर्द नहीं हो रही थी। फिर बच्चे परेशान होते, फिर घर में सब लोग आना अवॉइड करते हैं कि भाई इसकी माँ को कैंसर हो गया तो उससे मिलने नहीं जाना। अगर ये एस्पेक्ट हम अपने समाज का नहीं बदल पाएंगे तो हम कभी भी इस सोच को नहीं बदल पाएंगे जहां मरीज अपनी बीमारी को छुपाता है। जहां मौका लगे, जहां आपको पता भी चले कि आपके आंगनबाड़ी सर्कल में, आपके घर पड़ोस में किसी को ऐसी दुविधा पड़ी है, प्लीज आगे बढ़ के उनसे मिलिए। आपका किया हुआ ये एक कदम उस फैमिली को, उस पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंस देगा और उसकी वजह से उनका बीमारी से लड़ने का हौसला भी बढ़ेगा। अगर आप में से किसी ने भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि हो सकता है गैदरिंग में आप अगर नहीं डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है बाहर होर्डिंग पे भी, या आप शगुन मैम से ले सकते हैं। अगर किसी ने भी किसी बात को लेके कंसल्ट करना हो तो आप इंडिविजुअली भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।